हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टेप अप एकेडमी। मैं मयंक पायलवाल, आपके अकाउंटेंसी का मेंटर। बच्चों, आज आप लोग के लिए लेकर आ गया हूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज में एक और चैप्टर, जहां पे बच्चों आज हम डील करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी के 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और बच्चों, एक चीज मैं यहां पे और ऐड करना चाहूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी के साथ साथ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करे हैं। तो जो इसके अलावा हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो मेरी सीरीज चली आ रही है चैप्टर वाइज, उनके भी वीडियोस अपलोड कर दिए गए हमारे प्लेटफॉर्म पे, उनको आप लोग देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का सफर, जहां पे आज हम डील करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि हम डील करेंगे 30 मिनट्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला जा रहा है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इनमें से किसको बोला जाता है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है द कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव वेटिंग ऑफ कंपोनेंट विद इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल पीरियड। बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ भी नहीं होता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। आगे आपसे बोला जा रहा है द कंपैरिजन ऑफ करंट ईयर्स फिगर्स विद द प्रीवियस ईयर फिगर। हाँ जी सर, यही बिल्कुल सही आंसर है। एक ऐसा कंपैरिजन जहां पे हम लोग प्रीवियस ईयर के फिगर को कंपेयर करते हैं करंट ईयर के फिगर से, इसी को क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो बच्चों आप लोग यहां पे टिक कर देंगे ऑप्शन बी पे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला जा रहा है कि व्हेन एनालिसिस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन इट इज नोन एज। क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझना बच्चों, ये आपसे कह रहे हैं कि ऐसा एनालिसिस जो कि किसके बेसिस पे किया जाता है, पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन। मतलब हमारे कंपनी के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन्हें पब्लिश कर दिया गया है, जैसे ही वो पब्लिश कर दिए जाएंगे वो पब्लिक के बीच में चले जाएंगे। अब उससे अगर आप यहां पर एनालिसिस करेंगे तो उसे क्या बोला जाएगा, इनमें से हॉरिजॉन्टल बिल्कुल भी नहीं, इंटरनल बिल्कुल भी नहीं, वर्टिकल बिल्कुल भी नहीं, उसे बोला जाएगा एक्सटर्नल एनालिसिस। क्योंकि सारी की सारी जो एनालिसिस की जा रही है वो पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे की जा रही है, बाहर की इंफॉर्मेशन से की जा रही है। तो यहां पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनालिसिस इज डायनेमिक एनालिसिस। इनमें से कौन सा एनालिसिस है जो कि डायनेमिक एनालिसिस होता है, तो वो होता है बच्चों हमारा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। इन शॉर्ट मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को डायनेमिक एनालिसिस भी बोला जाता है। और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस अपने आप में बच्चों क्या होते हैं, कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट्स, जहां पे प्रीवियस ईयर्स के फिगर को साथ साथ केयर किया जाता है करंट ईयर के फिगर से। तो यहां पर बच्चों आपका आंसर बनेगा ऑप्शन ए कि हमारे डायनेमिक एनालिसिस होता है उसे और क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी बोला जाता है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला जा रहा है एन एनुअल रिपोर्ट इज इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स, किसको दी जाती है भाई, शेयर होल्डर्स को दी जाएगी, बिकॉज शेयर होल्डर्स आर द ट्रू ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा बच्चों शेयर होल्डर्स। तो क्या हम एनुअल रिपोर्ट डायरेक्टर्स को देंगे, ऑडिटर्स को देंगे, शेयर होल्डर्स को देंगे, या किसी को भी नहीं देंगे? सर यहाँ पे आपकी जो एनुअल रिपोर्ट दी जाएगी वो पहुंचाई जाएगी किस तक, शेयर होल्डर्स तक। उसको बनाने का कौन रोल प्ले करता है, डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला जा रहा है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस इज स्टैटिस्टिक एनालिसिस। कांस्टेंट जिसको बोला जाता है, तो इसका आंसर क्या निकल कर आएगा सर, वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस को बच्चों स्टैटिस्टिक एनालिसिस भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन वैल्यू से बाकी सारे जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनको कंपेयर किया जाता है। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कॉमन साइज स्टेटमेंट्स की। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बच्चों। इसमें आपसे पहले ही आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला जा रहा है इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन लोन्स इज शोन इन कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सबहेड। तो आपने बताना है कि ऐसा इंटरेस्ट जो कि अक्रूड हो चुका है और ड्यू भी हो चुका है, उसे हम कहां दिखाएंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बिल्कुल भी नहीं। आपने कोई पैसा उधार थोड़ी नहीं लिया इंटरेस्ट के फॉर्म में, ट्रेड पेपर्स बिल्कुल भी नहीं। उनको कहां दिखाया जाएगा सर, उनको दिखाया जाएगा अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर। तो ऑप्शन सी पे टिक कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 विच आइटम इज इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 बट एक्सक्लूडेड फ्रॉम करंट एसेट्स व्हाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशियो। बड़ी जबरदस्त बात लिखी हुई यहाँ पे। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है ऐसा कौन सा करंट एसेट है जिसे बैलेंस शीट में तो करंट एसेट के अंदर दिखाया जाता है, बट व्हाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशियो उसे उस पर्टिकुलर करंट रेशियो में से कैलकुलेट करते वक्त करंट एसेट्स में से हटा दिया जाता है। मतलब आरी बात समझ में, एक ही बेचारा एसेट है, जब बैलेंस शीट बना रहे हैं तब हम उसको करंट एसेट में दिखा रहे हैं, लेकिन जब हम लोग करंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो उसी एसेट को बेचारे को उठा के बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। वो कौन सा एसेट होता है सर, वो एसेट होता है हमारा लूज टूल्स एंड स्पेयर्स एंड स्टोर्स। ये वो आपके करंट एसेट्स होते हैं जिन्हें बैलेंस शीट में तो करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज के अंदर दिखाया जाता है, लेकिन जब करंट रेशियो कैलकुलेट किया जाता है तो इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो ऑप्शन सी पे बच्चों आप लोग टिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। व्हाट कैन क्रेडिटर्स एसेस फ्रॉम फाइनेंशियल
स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ ए कंपनी, जो आपके क्रेडिटर्स हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखकर क्या पता लगा सकते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी में बिल्कुल भी नहीं, इंटरेस्ट लेंगे वो लोग नहीं, एफिशिएंसी में नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसीज में नहीं, उनको क्या मतलब है क्रेडिट वर्थनेस से कि हमने आपको जो माल उधार में बेचा है ना, आप वो उधार हमारा चुका पाएंगे कि नहीं। तो कोई भी क्रेडिटर किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करके क्या देखना चाहता है कि उस कंपनी की क्रेडिट वर्थनेस कितनी है। तो जो आपको यहां पे आंसर टिक करना होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। यहां पे आपसे बोला जा रहा है 11% डिबेंचर्स रिडीमेबल विद इन 12 मंथ्स। तो वैसे देखा जाए तो हमारे जो 11% डिबेंचर्स है ये बाय नेचर अपने आप में क्या होते हैं? नॉन करेंट लायबिलिटीज। लेकिन ये आपसे कह रहे हैं कि अब इनका जो रिडम्पशन होने वाला है वो होने वाला है 12 महीने के अंदर। ऑफ द डेट ऑफ बैलेंस शीट विल बी शोन एज डैश अंडर द सब हेड डैश। तो बच्चों ये चले जाएंगे आपके शोन एज करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, क्योंकि ये जो डिबेंचर्स थे वैसे तो नॉन करेंट लायबिलिटीज होती हैं, लेकिन अब इनका 12 महीने के अंदर रिडम्पशन होने वाला है, तो हम इसको बोलेंगे करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। और बच्चों इसको कहां दिखाया जाएगा? इंस्टेड ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज इसे दिखाया जाएगा सर अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर। तो जो आपका आंसर बनेगा यहां पे ऑप्शन सी। आगे चलिए, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। तो डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर का मतलब साफ साफ है कि इस साल हमको क्या हो गया है? लॉस हो गया है। इज शोन इन कंपनीज बैलेंस शीट एज एन एडिशन। भाई लॉस को ऐड कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। एज ए डिडक्शन फ्रॉम सरप्लस दैट इज बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस। हाँ जी सर, यही बिल्कुल इसका सही आंसर है कि करंट ईयर का जो लॉस होता है उसको कहां लेके जाते हैं हम लोग? सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वहां उस लॉस को क्या किया जाता है? उसके डेबिट बैलेंस को सब्ट्रैक्ट करके दिखाया जाता है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आ रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जनरली इंक्लूड्स। देखो बच्चों थोड़ा ना इनके टर्मिनोलॉजीज पे आप लोग ध्यान दिया करें। ये आपसे कह रहे हैं कि जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या देखने को मिलता है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन बैलेंस शीट। तो जनरली या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं कि हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सेट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तो हमें देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो इसका आंसर बनेगा बच्चों ऑप्शन सी। क्वेश्चन 12 पे आते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। हाँ जी सर। अकाउंटिंग कन्वेंशन, हाँ जी सर। ट्रांजैक्शन इन इवेंट्स, बिल्कुल इन्हीं के बेसिस पे तो क्या बनाए जाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या निकल कर आएगा सर? ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों के बेसिस पे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी भी कंपनी के प्रिपेयर किए जाते हैं। नॉन करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर। तो यहाँ पे बेसिकली आपको कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एक तरीके से मीनिंग भी बतानी पड़ सकती है कि नॉन करेंट एसेट्स क्या होते हैं। चलो देखते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये ट्रेडिंग के लिए रखे होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इन्वॉल्वड इन एंटिटीज ऑपरेटिंग साइकिल, बिल्कुल भी नहीं। एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड। नॉन करंट एसेट्स उन एसेट्स को बोला जाता है जिनकी सर्विसेज हमें 1 साल से ज्यादा, 12 महीने से ज्यादा देखने को मिलती हैं हमारे बिजनेस के अंदर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आपका जो आंसर बनेगा बच्चों उसका बनेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन अंडर द हेड नॉन करंट एसेट्स। इनमें से कौन सा नॉन करंट एसेट्स नहीं है? पेटेंट्स है बिल्कुल नॉन करंट एसेट्स, वो बात अलग है कि इंटेंजिबल है। लैंड एंड बिल्डिंग भी है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये नॉन करंट एसेट नहीं है बच्चों। इसे हम नॉन करंट एसेट के हेड के अंदर नहीं दिखाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 15 में आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी शोन अंडर द हेडिंग करंट लायबिलिटीज। इनमें से कौन सी हमें देखना है कि करंट लायबिलिटीज हैं? 5 ईयर्स लोन सर नॉन करंट लायबिलिटीज हैं। बॉन्ड्स ये भी नॉन करंट लायबिलिटीज हैं। तो बच्चों ये तो नहीं बनेंगी हमारी करंट लायबिलिटीज। एम्प्लॉइज अर्न लीव पेबल ऑन रिटायरमेंट, ये भी बच्चों नॉन करंट लायबिलिटीज है। तो इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन डिबेंचर, सर ये हमारे लिए जो है करंट लायबिलिटीज है। तो हम इसको लेके जाएंगे सब हेड जो है हमारा, जो हमारा मेन हेड है सॉरी करंट लायबिलिटीज, उसके अंदर हम इसको लेके जाएंगे इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन डिबेंचर्स को। अगले क्वेश्चन 16 में आपसे बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ। तो बच्चों ये ना हमारे प्री एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस होते हैं। इनको बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाता है? कहीं पर भी नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या बनेगा? सीधे एक बार में टिक कर दीजिएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि ना ही आपके लिए कोई नॉन करंट एसेट है, करंट एसेट है या नॉन करंट लायबिलिटी है। इसको बैलेंस शीट में किधर भी नहीं दिखाया जाता है, इसको उठा के राइट ऑफ कर देंगे। इफ द ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इट इज अज्यूम टू बी अ पीरियड ऑफ। ऑपरेटिंग साइकिल बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे हम ये डिफरेंशिएट करते हैं कि किन आइटम को करंट एसेट्स दिखाया जाएगा, किन्हें नॉन करंट एसेट्स, किन्हें नॉन करंट लायबिलिटीज बोला जाएगा और किन्हें करंट लायबिलिटीज। तो अगर ऑपरेटिंग साइकिल का जो पीरियड है वो पहले से डिटरमाइंड नहीं है, आइडेंटिफाइड नहीं है, तो फिर कितना अज्यूम कर लिया जाता है सर? 12 मंथ्स। तो यहां पर हमारा आंसर बनेगा सर ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं बच्चों, बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर अकाउंट इज शोन एज। तो पहले बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चों इसको, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। मैं आपको बता दूं, ये आपसे कह रहे हैं बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर अकाउंट, मतलब वो अमाउंट जिसके अगेंस्ट में अभी शेयर्स रीइश्यू नहीं किए गए हैं। अगर रीइश्यू कर देते हैं ना बच्चों, तो वो तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है। तो बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का मतलब है कि वो अमाउंट जिसके अगेंस्ट में अभी शेयर्स रीइश्यू नहीं किए गए, उसका कहाँ दिखाया जाता है, उसको दिखाया जाता है बच्चों शोन एज सेपरेट एंट्री आइटम एट द एंड इन द नोट्स टू अकाउंट्स ऑन शेयर कैपिटल। और वो वाला बैलेंस जिनके अगेंस्ट में शेयर्स रीइश्यू कर दिए गए उनको ले जाके ऐड किया जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल में। याद रखिएगा ये वाली बात, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो। तो यहां पर हमारा आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन सी। ये उस फोरफिटेड अमाउंट की बात कर रहे हैं जिसके अगेंस्ट में अभी शेयर्स इशू नहीं किए गए हैं, रीइश्यू नहीं किए गए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज शोन अंडर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भाई हमारे लिए क्या बन जाएंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो सर ये बन जाएंगे हमारे लिए इंटेंजिबल एसेट्स। तो ऑप्शन सी पे आप लोगों को टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज शोन अंडर। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है बच्चों, तो आपके जो एसेट्स होते हैं, बड़े बड़े नॉन करेंट एसेट्स होते हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है या उनका भी इंस्टॉलेशन पूरा नहीं हुआ है कंप्लीट, इन सबको बोला जाता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कहाँ दिखाया जाएगा इनको, क्या वो इन्वेंट्रीज में जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। उसका नेचर ही अपने आप में नॉन करेंट एसेट वाला होता है। करंट इन्वेस्टमेंट में जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। कैश इन कैश इक्विवेलेंट में जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। भैया यहाँ तो कहीं पर भी नहीं दिखाया जाएगा। तो आप इसमें कौन क्या टिक करने वाले हैं सर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा, गुडविल एसेट कहाँ चली जाती है सर, बैलेंस शीट में। क्रेडिटर्स कहाँ चले जाते हैं, बैलेंस शीट में। ट्रेड पेबल्स कहाँ चले जाते हैं, बैलेंस शीट में। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहाँ दिखाया जाता है सर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका आंसर बनेगा सर ऑप्शन सी। अब आते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 पे। Calls in arrear is shown in the notes to accounts on share capital to the balance sheet as। मतलब ये आपसे बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, सॉरी बताना तो हमको है कि कॉल्स इन अरियर जो है उनमें से कैसे दिखाया जाता है। तो कॉल्स इन अरियर जो है वो दिखाया जाता है डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल, है ना। अगर आप कोई चीज़ हमें नहीं आती है तो बच्चों मेरा वन शॉट जाके देखिएगा, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल के नाम से पूरा का पूरा वन शॉट मैंने प्रिपेयर किया है, जहाँ पे जो स्टेजेस के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व किया जाता है वो मैंने वहाँ पर बताया है। तो वहाँ से ये चीज़ समझ में आती है कि जो कॉल्स इन अरियर है उसे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल में से डिडक्ट करके दिखाया जाता है अंडर द हेड सब्सक्राइब कैपिटल। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 22 के बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन। ध्यान से देखना भैया, नॉट अ लिमिटेशन बोला है, ठीक है, मतलब अपने को ना इधर पे फेवरेबल बात ढूंढनी है। तो यहाँ लिखा है कि इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, मतलब हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसका लिमिटेशन क्या है। तो यहाँ पे ये पूछा है कि क्या लिमिटेशन नहीं है, तो ये लिमिटेशन है। इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, ये भी लिमिटेशन है। इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, ये भी लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन नहीं है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशन थोड़ी नहीं भाई, ये तो एडवांटेज है, इसलिए इसमें इसी में आपको टिक करना पड़ेगा ऑप्शन ए पे। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे बोला जा रहा है XYZ लिमिटेड हैज इशूड 20,000 debentures as a collateral security for a bank loan, but entry has not been passed in the books of accounts. Whether any disclosure is required in the financial statements। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आपने एक बैंक लोन लिया है जिसके अगेंस्ट में आपने कुछ डिवेंचर्स इशू करके रखे हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। क्या इसको बैलेंस शीट में कहीं पर भी दिखाया जाएगा? भाई बैलेंस शीट में तो नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन जब नोट्स टू अकाउंट्स बनाए जाएंगे वहां पे ये बात बताई जाती है कि ये जो बैंक लोन रेज किया गया इसके अगेंस्ट में हमने इतने डिवेंचर्स इशू करके रखे हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो इसका जो आपका है यस, कहां दिखाया जाएगा, इन द नोट्स टू अकाउंट्स। तो बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन कहां दिखाया जाएगा, नोट्स टू अकाउंट्स में। तो आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए। इसके बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 में। चलिए एक न्यूमेरिकल तो यहाँ पकड़ में आ ही गया है। द कंपनी हैड ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल 5 लाख रुपीज, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो है 4 लाख का है, मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर है 10 लाख रुपीज का, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल है बच्चों 3 लाख, एंड
क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो है 2 लाख का, आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाना है। तो यहाँ पे हमको बच्चों COMS कॉस्ट ऑफ मटेरियल, सॉरी COMC कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करके दिखाना है। तो एक चीज़ बता दूं बच्चों, इस बहुत ही सिंपल होता है। इसमें आपको लेना होगा ओपनिंग इन्वेंट्री, इसके बाद आपको लेना होगा मटेरियल परचेज, इसके बाद आपको लेना होगा क्लोजिंग इन्वेंट्री। वर्क इन प्रोग्रेस वाले जो यहाँ पे टर्म्स हैं उनको आपको कंसिडर नहीं करना है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री मेरी मटेरियल की कितने की थी सर? 5 लाख रुपीज़ की। इसके बाद मैंने कितने का मटेरियल और परचेज किया है सर? 10 लाख रुपीस का। तो जो यहाँ मैं ऐड कर दूंगा कितना? 10 लाख। और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना उसको माइनस कर दो, कितने की है सर? 3 लाख रुपीस की जो है हमारी वो है यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये कितना हो गया? 15 लाख का टोटल मटेरियल हो गया आपके पास। अभी भी कितने का बचा है? 3 लाख रुपीस का। तो बचा कुछ मटेरियल कहाँ चला गया सर? वो मटेरियल हमने कंज्यूम कर लिया है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में कितना निकल कर आएगा सर? 12 लाख। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा सर? ऑप्शन ए। क्वेश्चन 25 के बाद चलते हैं बच्चों आगे। क्वेश्चन नंबर 26 में आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स ऑन फाइनेंस कॉस्ट। अच्छा भैया, ये हमको बताना है कि इसमें से कौन सी चीज फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन है, बिल्कुल है। बैंक चार्जेस, ये फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट नहीं है, नॉर्मल एक्सपेंसेस है भाई ये तो ये थोड़ी नहीं फाइनेंस कॉस्ट के अंदर जाएंगे। तो ऑप्शन आपका क्या बनकर आएगा सर? ऑप्शन बी। और आगे देख लो, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर्स, ये फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। लोन प्रोसेसिंग फी, ये भी फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। तो इनमें से क्या पार्ट नहीं है? बैंक चार्जेस नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं, ये हमारे फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें आपसे बोला जा रहा है मैच द आइटम्स गिवन इन लिस्ट 1 विद द हेडिंग सब हेडिंग बैलेंस शीट एज डिफाइंड इन शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इन लिस्ट 2। इन शॉर्ट भैया मैच द टेबल है और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले ये पता लगाओ कि स्टोर्स एंड स्पेयर्स इसमें से कहाँ पर जाएंगे। तो जो ए है मेरा स्टोर्स एंड स्पेयर्स, किस चीज़ का पार्ट बनेगा वो सर? हमारे स्टोर्स एंड स्पेयर्स पार्ट बनते हैं इन्वेंटरीज का। तो इसके सामने मैं लिख दूंगा ऑप्शन 4। इसके बाद है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बच्चों इसमें से कहाँ जाने चाहिए अभी देख लेते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेसिकली होते हैं हमारे लिए इंटेंजिबल एसेट्स। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स में कहाँ जाएंगे? इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर जाएंगे। तो जो मेरा यहाँ पे बी वाला वेरिएबल है उसका यहाँ पे बनेगा ऑप्शन 1। नंबर 3 डिविडेंड रिसीवेबल, मतलब एक तरीके से ये हमारी जो है अक्रूड इनकम है, या फिर आप बोल सकते हैं कि डेटर्स हैं, कहीं ना कहीं से डिविडेंड मिलने वाला है। क्या बनेंगे? अदर करंट एसेट्स बन जाएंगे सर। तो जो ऑप्शन 3 है उसका बनेगा आपका यहाँ पर ऑप्शन 2 मैच करेंगे। उसके बाद है बॉन्ड्स। हम सभी को पता है कि बॉन्ड्स अपने आप में एक तरीके का डेट होता है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। कहाँ लेके चले जाऊँगा? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में। तो जो डी ऑप्शन है उसके सामने मेरा जो यहाँ पे मैच होने वाला है वो बनने वाला है आइटम नंबर 3। और इसके बाद है मशीनरी। तो मशीनरी बच्चों बहुत बहुत साफ साफ शब्दों में यहाँ पे दिख रहा है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स में कहाँ जाएगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स के अंदर। तो ई का बनेगा 5। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे किस वाले में हमारा यहाँ पे मैच हो पा रहा है। ए का हमारा आना चाहिए नंबर 4। तो ए का 4 आ रहा है सर, बी का आ रहा है 1, सी का आ रहा है 2, डी का आ रहा है 3 और ई का आ रहा है 5। चलिए सर, तो आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी। आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे बोला जा रहा है मैच द कॉलम है। तो सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बच्चों बहुत अच्छे से पता है हमें कि बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाता है सर? शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स के अंदर। तो यहाँ ऑप्शन 3 में देख पा रहे हैं हम लोग शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स है, लिस्ट नंबर 2 में से हमने निकाल लिया है। इसका नेक्स्ट है हमारे पास प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो बच्चों रिटायरमेंट की बात की जा रही है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है अपने आप में। कहाँ से लेकर आऊँगा सर? आप लेकर आइएगा लिस्ट 2 के ऑप्शन नंबर 5 में। यहाँ पे लिखा है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है मेरे पास वेरिएबल सी के अंदर कॉल्स एंड एडवांस। हमें पता है कॉल्स एंड एडवांस क्या होते हैं सर? ये होते हैं करंट लायबिलिटीज। तो उसको मैं कहाँ लेके चले जाऊँगा? अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर। तो लिस्ट 2 में से मैं निकालूंगा यहाँ पर ऑप्शन 1। डी होते हैं मास्ट हेड्स एंड पब्लिशिंग टाइटल्स। तो बच्चों पहले ये तो समझ लीजिए कि मास्ट हेड्स एंड पब्लिशिंग टाइटल्स होते क्या हैं। ये जितने भी बच्चों बुक्स होते हैं, न्यूज़पेपर, जर्नल्स, इनके जो फ्रंट पेज पे हमारा टाइटल होता है, ऑथर्स का नेम होते हैं। इसके अलावा जो राइटर्स हैं और आपके जो पब्लिशर्स हैं उनके नेम यहाँ पे मेंशन किए जाते हैं, उसे बोला जाता है मास्ट हेड्स एंड पब्लिशिंग टाइटल्स। तो ये एक तरीके का इनटैंजिबल एसेट है। कहाँ लेके चले जाऊँगा सर? आप लेके चले जाइए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स में, इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर। तो जो मेरा जो यहाँ पे डी वाला वेरिएबल है उसके सामने लिस्ट 2 में से मैं क्या ऑप्ट करने वाला हूँ सर? आप ऑप्ट करिएगा ऑप्शन 2। लास्ट है बच्चों मेरे पास स्टोर्स एंड स्पेयर्स। बहुत आसान है इसका आंसर सर। स्टोर्स एंड स्पेयर्स जो होते हैं वो इन्वेंट्रीज का पार्ट होते हैं। इन्वेंट्रीज कहाँ पर आ रही है सर? ऑप्शन 4 में, लिस्ट 2 में से। तो ई के सामने आ जाएगा मेरा यहाँ पर ऑप्शन
4। चलिए देख लेते हैं बच्चों इनमें से किस ऑप्शन में हमारे आंसर्स मैच हो रहे हैं। ए का होना चाहिए 3, ये तो बच्चों सभी में है। उसके बाद आते हैं बी में होना चाहिए 5, तो 1 2 3 यहाँ तक ये तीनों में तो कॉमन हो रहा है। सी में होना चाहिए 1, तो सी में 1 यहाँ पर है। डी में होना चाहिए 2, ई में होना चाहिए 4, तो सर यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। तो टिक कर दीजिए बच्चों ऑप्शन सी पे। सही अगर आपका यहाँ पर आंसर रहेगा तो 1 मार्क आप स्कोर कर लेंगे। क्वेश्चन में 25 भी बच्चों इसी तरीके से है, यहाँ पर भी हमने यही करके दिखाना है। सबसे पहले मैं आता हूँ आपके ए वाले वेरिएबल पे, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। तो आपको पता है बच्चों शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट कहाँ जाता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर जो आपके सब हेड्स होते हैं वहाँ पर हमें इसको लेकर जाना होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन ए के सामने लिस्ट 2 में से आपका ऑप्शन 3, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट एक तरीके की बोरविंग्स होती हैं बच्चों शॉर्ट टर्म के लिए। तो यहाँ देखें मैं इसको कहाँ लेके जा सकता हूँ सर, शॉर्ट टर्म बोरविंग्स में लेके चले जाइएगा। तो बी वाले वेरिएबल्स के सामने लिस्ट 2 में से मैं उठाऊंगा ऑप्शन 5। इसके बाद कॉल्स एडवांस हमारे लिए करंट लायबिलिटीज होता है, अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो यहाँ पे सी वेरिएबल के सामने जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर 2। और आगे चलते हैं बच्चों, ये 2 है याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग शेयर्स फोरफिटेड। तो शेयर्स फोरफिटेड कहाँ जाता है, नोट्स टू अकाउंट्स ऑन शेयर कैपिटल में। तो डी के सामने आ जाएगा बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन 1। और लास्ट में अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है सर, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। डेटर्स है मेरे लिए, ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। क्या बन जाएगा सर, ये आपके लिए बन जाएंगे यहाँ पर अदर करेंट एसेट्स। तो ई के सामने आ जाएगा सर आपका लिस्ट में से 2 में से ऑप्शन 4। चलिए बच्चों मैच कर लेते हैं कौन सा आंसर हमारे यहाँ पे मैच कर रहा है। ए के सामने 3 तो सर सब में ही है। बी के सामने अपने को चाहिए सर 5, तो ये शुरू के 3 ऑप्शन में 5 आ रहा है। सी के सामने चाहिए 2, चलिए यहाँ तक गाड़ी आ गई अपनी। डी के सामने चाहिए 1, ई के सामने चाहिए 4। सर आप टिक करके आइएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। मुझे टिक नहीं करना है, मतलब आप लोगों को करना है, मैं तो बस आप लोगों को समझाने का काम कर रहा हूँ। और आगे चलते हैं बच्चों, फाइनली क्वेश्चन नंबर 30 पे पहुंच चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर से। बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे हर एक चैप्टर में से 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आया हूं, मतलब अप्रॉक्स बोल रहा हूं, नॉट एग्जैक्ट। 390 एंड 400 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं, और जिसको अगर आप एक बैक टू बैक देखते चले जाएंगे तो इट विल नॉट टेक मोर देन 4 to 5 आवर्स, मतलब से 4 to 5 आवर्स डिलीवर करके आप बच्चों यहां से अपने 20 मार्क्स जो है सिक्योर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में सबसे पहले ए वेरिएबल के सामने है मेरे पास बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए होता है शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। सर यहाँ पर आप लिस्ट 2 में से ऑप्शन 3 उठा लीजिएगा। नंबर 2 वेरिएबल मेरे पास है कैपिटल एडवांसेस। पहले मतलब तो समझ लो, तो कोई भी कंपनी दूसरी कंपनियों को उधार देती है सो डेट वो उस बोरोड अमाउंट से एसेट का क्रिएशन कर सके, उन्हें कैपिटल एडवांसेस बोला जाता है। तो बी जो ऑप्शन है मेरा उसके सामने जाएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो यहाँ मैं इसमें लिस्ट 2 में से ऑप्शन 2 पिक कर लूंगा। इसके बाद आते हैं सी पे, डिविडेंड पेबल। तो डिविडेंड पेबल हमारे लिए लाइबिलिटीज होती हैं बच्चों, तो यहाँ इसमें आ जाएगा मेरा सी वाले वेरिएबल के सामने ऑप्शन 1। इसके बाद आते हैं हम लोग डी वेरिएबल पे, कह रहे हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के पास बच्चों आप लोगों ने सिक्योरिटी डिपॉजिट करके रखी, जब तक आपकी फैक्ट्री काम करते रहेगी डिपॉजिट वहाँ पर जमा रहेगी। तो ये एक तरीके से हमारे लिए है अदर नॉन करेंट एसेट्स। तो डी के सामने आएगा मेरा यहाँ पे लिस्ट 2 में से ऑप्शन 4। और इसके बाद आता हूँ बच्चों में ई वाले वेरिएबल पे, डिविडेंड रिसीवेबल, मतलब इनकम कहीं ना कहीं से होने वाली करंट एसेट्स है मेरे लिए। तो यहाँ आ जाएगा हमारे लिए सर लिस्ट 2 में से ऑप्शन 5। चेक करते हैं बच्चों क्या बन रहा है हमारे पास। ए में होना चाहिए 3, वो तो सर सब में है। बी में होना चाहिए 2, तो ए में 3, बी में 2, सी में 1, डी में 4, ई में 5। यहाँ आपको टिक करके आना होगा बच्चों ऑप्शन सी। लीजिए, तो यहां बच्चों हमने आज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी के 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 30 मिनट्स के अंदर कवर कर लिए हैं। इसके अलावा बच्चों जितने भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमारे प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिए गए हैं, उन्हें बिल्कुल भी आप लोग देखना मत भूलिएगा। इसी तरीके के और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल स्टेप अप अकेडमी को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।